नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज आपके लिए, हमारे लिए और पूरी चिकित्सा जगत के लिए एक खुशी की बात है। हम एक केस आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाह रहे थे। कुछ दिनों पहले हमें इसमें कुछ सफलता मिली है। दरअसल यह केस है मेटास्टैटिक लंग्स कैंसर का। फीमेल पेशेंट 66 ईयर्स उनकी एज है। कुछ महीनों पहले उन्हें इस रोग के बारे में जानकारी मिली। उनको कुछ समस्याएं थी, उनको परेशानी तो हुई थी बोन्स में, बैक में और हिप बोन में उनको प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास गए और फिर वहाँ उनकी विभिन्न प्रकार की जांच हुई और उसके बाद फिर बोन का सस्पेक्ट किया गया कि बोन में ये कैंसर की समस्या हो सकती है। मल्टीपल माइलोमा डायग्नोस करते हुए उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर फर्दर और इन्वेस्टिगेशंस हुए, पैट स्कैन हुआ, तब जाके समझ में आया कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुआ है उनके लंग्स से, फिर मेटास्टेसिस होकर फिर वो उनके बोन्स में गया। थोड़ी सी चर्चा हम इस केस की हिस्ट्री पर चलते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हमने क्या किया। और हमने क्या कहने का तात्पर्य यही है कि आयुर्वेद के सहयोग से हमने पेशेंट को रिलीफ दिया है और उनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल ही रहा है और साथ ही साथ उन्होंने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो तात्पर्य यह है कि सिर्फ एक ही चिकित्सा पद्धति के भरोसे ना बैठे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें जितने भी उपलब्ध उपक्रम है उनका सहयोग लेते हुए हमें इस बीमारी से लड़ना है और इससे जीतना है। ये जो केस है इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो गया हमें आप सभी के सामने प्रेजेंट करने का, क्योंकि जिस समय पेशेंट ने हमसे फर्स्ट टाइम कंसल्ट किया था उस समय उनकी जो कंडीशन थी, विद इन अ वीक ऑफ टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% उनको रिलीफ मिल गया था विद इन अ वीक। हम पहले इस केस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि यह केस है क्या। मैं कुछ आप लोगों के सामने ये कुछ रिपोर्ट्स शेयर कर रहा हूँ। इनका जब एमआरआई स्कैन किया गया था फर्स्ट टाइम, ये इनका किया गया था मार्च के महीने में इसी साल। और उस समय जो फाइंडिंग्स आई थी इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस तो थे ही, लेकिन जो डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया था वो यही किया था कि मेटास्टेटिक ओरिजिन का ये बोन का कैंसर हो सकता है। इसमें आप ये देख पाएंगे कि जो मेन जो फाइंडिंग्स आई थी इसमें डीजनरेटिव स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस थे। और उसके बाद फिर जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि एलएस स्पाइन रिवील्स डीजनरेटिव स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस विथ abnormal altered signal with marrow infiltrates involving almost lower dorsolumbar vertebra, including posterior elements of bilateral sacral ala and iliac bones। इसमें इलियाक बोन का भी इन्वॉल्वमेंट इनका हो गया था। और इसके साथ में जो इनको प्रॉब्लम आई थी वो नर्व कंप्रेशन की वजह से इनको रेडिएटिंग पेन हो रहा था लोअर लिम्स में, उनको पैरों की तरफ ये दर्द जा रहा था, उनका बैठे रहना, उनका खड़ा होना यह भी दूभर हो चुका था। उन्होंने डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट करवाया, लेकिन कुछ विशेष लाभ नहीं मिला। वो फिर दूसरे हॉस्पिटल गए और उन्होंने वहां पर पैट स्कैन सजेस्ट किया। पैट स्कैन में जो आया है वो ये है, अ लार्ज एफ डी जी एविड नोडुलर लीजन। ये लीजन उनके लंग में डिटेक्ट किया गया। फाइंडिंग उनकी ये आई कि राइट अपर लोब में ये
एक लीजन है, और ये लीजन अप्रोक्सीमेटली 2.7 सेंटीमीटर के मेजरमेंट का पाया गया। और इसके अलावा इसमें इनके बोन्स में भी, जो कि इसके पहले जो एमआरआई हुई थी उसमें जो सस्पेक्ट किया गया था, उसी के अनुसार ये इनके इसमें पेट स्कैन में भी वो चीजें आई कि बोन में भी कुछ कैंसरस सेल्स जो हैं वो मेटास्टेसिस होके वहां पर डेवलप कर रहे हैं। और फिर इन्होंने यहाँ पर इस हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। कुछ साइकिल रेडियोथेरेपी की दी गई, और उसके साथ में फिर इनका कीमोथेरेपी स्टार्ट किया गया। उसके बाद फिर कीमोथेरेपी तो अपनी जगह में ठीक है, रेडियोथेरेपी भी किया गया, और उनको कुछ राहत मिली, लेकिन पूरी तरह से उनको राहत नहीं मिल पा रही थी। उनके हिस्टोपैथोलॉजिकल जो रिपोर्ट्स जो आई थी, जो उनकी बायोप्सी की रिपोर्ट आई, उसमें भी यहाँ पर एडिनोकार्सिनोमा लंग को प्राइमरी मानते हुए ये कंफर्म डायग्नोसिस किया गया था। इनका CK7 पॉजिटिव आया था, और TTF1 इनका पॉजिटिव आया। बाकी इनका CK20 और P40 और क्रोमोग्रेनिन, ये कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, प्रोटीन ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, तो ये नेगेटिव आए थे। इनकी डिस्चार्ज समरी ये है, जो वहां पर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया था, वो डिस्चार्ज समरी में भी डॉक्टर ने यहाँ पर मेंशन डायग्नोसिस में यही किया है कि मेटास्टेसिस NSCLC एडिनोकार्सिनोमा। ये दरअसल होता ऐसा है कि लंग्स के भी अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। तो इसमें जो NSCLC जो है, ये मोस्ट कॉमनली कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, जो कि बोन्स में, ब्रेन में, लीवर में, स्किन में, लिम्फ नोड में और एडिनल ग्लैंड्स में ये मेटास्टेसिस इनका होता है। ये वहां पर स्प्रेड करते हैं। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर इसका फुल फॉर्म होता है। फिर कुछ दिन वहां पर हो गए। अब बात आती है कि इनको परेशानी क्या हो रही थी। ये तो आपने इनका सारा जो प्रीवियस जो कि इनकी हिस्ट्री है, जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, वो आपने देखा और समझा। अब बात आती है कि इनको ट्रीटमेंट लेते हुए भी, क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जब कोई भी पेशेंट लेता है तो उससे उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। हालांकि वो करना आवश्यक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी और कोई इसके अलावा हमारे पास विकल्प भी नहीं है, सामने दिखते नहीं है, या यही विकल्प अभी हमें दिख रहे हैं तो हम इस पर चले जाते हैं। डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं हम वो ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्या है कि पेशेंट अगर थोड़ा सा अवेयर है तो वो इन ट्रीटमेंट्स के साथ में ही अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को भी इंक्लूड कर लेता है तो उनको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स है उससे काफी हद तक निजात मिल जाती है। उससे जो उनको तकलीफ होती है, जो परेशानियां होती है, उसमें उनको काफी आराम मिल जाता है। अब जब ये पेशेंट, हमारे एक मित्र हैं जिनका नोएडा में पंचकर्म सेंटर है, उनके पास ये पेशेंट ने अपनी रिपोर्ट भेजी और उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया कि हम ये केस है, इसके लिए कंसल्ट करना चाहते हैं। तो हमारे मित्र ने उनको मेरा नंबर देकर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इनसे बात कर लीजिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर के लिए। तो उन्होंने फिर हमसे कंसल्टेशन बुक किया, और फिर हमने इनसे पहला कंसल्टेशन किया। फर्स्ट कंसल्टेशन में जो पेशेंट की जो सफरिंग थी वो ऐसी थी कि उनको चेस्ट में और अपर बैक में स्टिफनेस था, बहुत बहुत ही ज्यादा स्टिफनेस, कसावट सा वो अनुभव करते थे। उनको दर्द होता था उनकी छाती में और उनके पीठ में, और उनके कमर में दर्द होता था। कुछ खा पी नहीं पा रहे थे,
क्योंकि जो कीमोथेरेपी जब चलती है तो उससे गैस्ट्राइटिस भी हो जाती है किसी किसी पेशेंट्स को। वोमिटिंग कंटिन्यू उनको हो रही थी, नोजियाटिक वो हर समय फील करते थे, और पानी भी वो पी रहे थे तो वो भी उनको पच नहीं रहा था, वो भी वोमिट वो कर दे रहे थे। तो ऐसी कंडीशन थी। तो जब कुछ खा पी ही नहीं पा रहे थे तो फिर पेशेंट जो है वो दिन ब दिन वीक होते चले जा रहे थे। वीकनेस की वजह से माइल्ड फीवरिश भी वो रहते थे। हमने कंसल्ट किया और हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। हमने ट्रीटमेंट जो स्टार्ट किया वो इस तरीके से स्टार्ट किया कि हमने पहले उनकी सारी समस्या को समझी और उनके सिम्टम्स और जो उनकी रिपोर्ट है उसको हमने आयुर्वेद से कोरिलेट किया कि आयुर्वेद में यदि हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट का जो प्रिंसिपल है वो अपनी अलग पद्धति है। वो 200 धातुओं और महाभूतों इससे को रिलेट करते हुए इनमें साम्यावस्था लाकर रोगी को रोग से हम निजात दिलाने का प्रयास करते हैं। कहने का अर्थ यही है कि बॉडी के जो जितने भी इंटरनल ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसे तत्व हैं जो कि साम्यावस्था में रहते हैं, मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, तो वो हमारे शरीर का धारण करते हैं, हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, हमें आरोग्यता प्रदान करते हैं और बीमारियों से रोगों से लड़ते हैं और जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। जब इनमें किसी भी कारण से इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर रोग उत्पन्न होते हैं, हमें किसी न किसी प्रकार की बीमारी या डिजीज हमें आक्रांत करती है, हम उससे ग्रसित हो जाते हैं। हमने उसको आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से कोरिलेट किया, उनके लक्षणों को समझा और किस बॉडी के किस पार्ट में ये ट्यूमर या कैंसर का सेल डेवलप हो रहा है उसको हमने उनके एम्ब्रियोलॉजी से कोरिलेट किया। आयुर्वेद में जो हम यहाँ आयुर्वेद भारती में कैंसर का ट्रीटमेंट हम करते हैं, बेसिकली उसमें हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बात कि किस ऑर्गन का वो कैंसर है, मीन्स प्राइमरी जो ट्यूमर है वो किस ऑर्गन का है। अब हम यह ध्यान रखते हैं कि वह जो ऑर्गन है आयुर्वेद के मतानुसार वो किस धातु का अधिष्ठान है, मीन्स वहां पर कौन से धातु की प्रधानता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं आयुर्वेद में बताई गई हैं जो कि शरीर का धारण करता है और इनको दोष्य भी कहा गया है क्योंकि जो दोष है वो इनको ही दूषित करता है और जो रोग है वो इन पर ही होते हैं, इन्हीं धातुओं पर होते हैं। ये सारे जितने भी टिश्यूज हम जो कह रहे हैं आप उनको धातु वर्ड से कोरिलेट कर सकते हैं। हालांकि धातु वर्ड ऐसा है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है, बहुत सारी बातें उसमें समावेश हो जाती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर समझने के लिए हम टिश्यूज वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अब लंग कैंसर की बात आती है तो लंग्स को हम आयुर्वेद में जो गर्भ का जो वृद्धि का क्रम बताया गया है, जो मास अनुमासिक उसकी वृद्धि बताई गई है, उसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आयुर्वेद में बताया गया है उसके अनुसार यह बताया गया है कि रक्त के फेन से फुफ्फुस का निर्माण होता है। फुफ्फुस मीन्स लंग्स। तो जब जब फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद फिर जाइगोट बनता है और फिर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, जो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है, भ्रूण जो है वो डेवलप होता है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में है और इसी को ही आज मॉडर्न साइंस में उन्होंने अपनी भाषाओं में इसका वर्णन किया गया है। ये पहले से ही जाना जा चुका है, पहले से ही समझा जा चुका है। आयुर्वेद में इसको आयुर्वेद की भाषा में लिखा गया था, मॉडर्न साइंस ने इसे अपने टर्म्स देते हुए अपनी भाषा में लिखा है। कोई बुरी बात नहीं है, समझने के लिए हम कोरिलेट करके हम बात आगे अपनी बढ़ाते हैं। तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आयुर्वेद में बताया गया है उसमें ये बताया है, अब जैसे मॉडर्न में क्या है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये 3 डर्मल लेयर्स होते हैं जिससे कि सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। आयुर्वेद में भी वैसे ही है कि जो हमारी 3 जो दोष हैं, वात, पित्त, कफ, इनके सहयोग से इनके इन इन
इनके इन्वॉल्वमेंट से ही अलग अलग जो 7 धातुएं हैं, इनका डेवलपमेंट होता है, इनका फॉर्मेशन होता है, इनका जनरेशन होता है, और फिर धीरे धीरे करके उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और फिर वो प्रॉपर शेप लेता है। एक पर्टिकुलर टाइम में वो फंक्शनल होता है, वो अपना कार्य करना आरंभ करता है। तो जब हम लंग्स की बात करते हैं तो आयुर्वेद में यह बताया गया है कि लंग्स का डेवलपमेंट हुआ है आयुर्वेद के मतानुसार रक्त धातु के फेन से। तो अब रक्त धातु के फेन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि फुफ्फुस जो है वो, उसमें हमने जो समझा उसके अनुसार हमें रक्त धातु की दुष्टि हुई है, तभी फुफ्फुस में वो, क्योंकि देखिए क्या है कि रिसर्च में यह साबित किया जा चुका है कि जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है कैंसर के केस में, जीन्स में डिफॉर्मिटी होने लग जाती है। और जब हम जेनेटिक लेवल पर बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को समझना भी बहुत आवश्यक है, तभी हम उसकी अच्छे से चिकित्सा कर पाते हैं। तो अब हम यहाँ पर आयुर्वेद में जो चिकित्सा करते हैं उसमें हम बात करते हैं दोष की, धातुओं की, और जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है तो उस ऑर्गन से रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो उस सिम्टोमेटिक रिलीफ की। हम सिर्फ कैंसर में ही नहीं, हमारे और भी जो रोगी होते हैं उनमें हम जो मेडिसिन देते हैं उसमें एक धातु की मेडिसिन तो देते ही हैं। धातु की मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि अगर किसी भी धातु में रोग बन रहे हैं, अगर वहां पर दोष इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि उस धातु की अग्नि मंद हो गई है। अग्नि मंद होने से यह होता है कि वहां पर जो भी आम है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो वहां पर एक्युमुलेट होने लग गए हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो लंग्स के कैंसर में हमने ऐसा समझा कि रक्तगत विकृति है, तो रक्त अग्नि जो है वो मंद पड़ गई है, जिसकी वजह से जो जो भी टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स आयुर्वेद में आम दोष कहा गया है। आम दोष निरंतर बनता रहता है, शरीर स्वस्थ है, अग्नि अच्छी है तो उसका पाचन होता है, और वह दोष हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब हम रोगाक्रांत हो जाते हैं, हमारी अग्नि कहीं पर भी मंद हो गई है, तो उस पर्टिकुलर लेवल में, अभी हम बात कर रहे हैं रक्त के लेवल पे, रस के बाद फिर रक्त आता है, तो रक्त के लेवल में अग्नि मंद हुई, हमने अपने ट्रीटमेंट में रक्त धातु की अग्नि को बढ़ाने वाली मेडिसिन हमने ऐड की। दूसरी जो मेडिसिन हमने दिया, हमने कैंसर के लिए एक कॉमन मेडिसिन भी बनाई है अर्ब्यूगार्ड नाम से, वो हम अपने लगभग सारे कैंसर के पेशेंट्स को देते हैं। तो हमारा जो एक प्रिस्क्रिप्शन बनता है उसमें हम एक अर्ब्यूगार्ड देते ही देते हैं, और जब आप उस अर्ब्यूगार्ड के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो बेसिकली उसका काम है तीनों दोषों को समावस्था में लेकर आना, वो तीनों दोषों पर काम करता है। उसमें सिद्ध सिद्ध मकरध्वज है, उसमें हीरक भस्म है, उसके अलावा उसमें लोकनाथ रस है, आरोग्यवर्धनी वटी है, रस सिंदूर है। तो यह क्या कर रहा है कि दोषों को समावस्था में लाता है, साथ में वो बॉडी की वाइटलिटी बढ़ाता है। हमारा जो काम है, हम शरीर को उसको ठीक करने में सपोर्ट करते हैं। हम क्या करेंगे कि बॉडी को ही इस प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं कि वो खुद ही अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। अब पेशेंट को प्रॉब्लम क्या क्या थी? कंटिन्यू वॉमिटिंग, नॉसियाटिक, चेस्ट पेन, बैक पेन, अपर बैक, लोअर बैक पेन, और पूरी बॉडी में मैलेज, अंगमर्द जिसे हम कहते हैं वो था, ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाते थे। हमने एक मेडिसिन यकृदा पाउडर नाम से हम बनाते हैं। हमारे यहाँ हम अपने पेशेंट्स के लिए सारी मेडिसिन खुद ही बनाते हैं, और वो मेडिसिन जो है वो पेशेंट से कंसल्ट करने के बाद किस पेशेंट को क्या मेडिसिन की आवश्यकता है, एक ही प्रिस्क्रिप्शन सभी पेशेंट के लिए नहीं होता है। पेशेंट की कंडीशन, उनकी आवश्यकता के अनुसार ये प्रिस्क्रिप्शन बदलता रहता है। और कोई ये भी आवश्यक नहीं है कि एक ही पेशेंट को हर महीने वही सेम ही मेडिसिन चलेगी, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट फॉलोअप होगा अगली मेडिसिन भेजने से पहले,
और फिर उस समय की कंडीशन के हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। तो हमने एक मेडिसिन दी रक्त धातु की अग्नि बढ़ाने के लिए, जो कि हमारे पास रक्ताग्नि नाम से हम बनाते हैं। और हमने यकृदा पाउडर दिया। यकृदा पाउडर काढ़ा के फॉर्म में भी हम ले सकते हैं और डायरेक्ट उसको चूर्ण जैसा हम खाते हैं उस तरीके से भी ले सकते हैं। तो वो लेने के लिए हमने पेशेंट को दिया। साथ में हमने अर्ब्यूगार्ड जो हमारा एक विशेष मेडिसिन है इस केस के लिए, वो हमने पेशेंट को दिया। और उसके साथ में हमने एक विदग्ध नाम से हम मेडिसिन बनाते हैं। बेसिकली वो अम्ल पित्त या पित्त की विदग्धावस्था में हम उसको उपयोग में लाते हैं। तो ये 4 मेडिसिन हमने स्टार्ट की। क्योंकि पेशेंट पहले से ही कीमोथेरेपी में है, डेली वो अपनी एक मेडिसिन लेते ही है इसके लिए, तो वो उनकी कंटिन्यू चल ही रही थी। मेडिसिन हम ज़्यादा नहीं देना चाहते थे, हमने लोअर डोज से स्टार्ट किया। आफ्टर 3 days हमने उनसे फॉलो लिया कि मेडिसिन क्या वो प्रॉपरली ले पा रहे हैं। आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, जैसे काढ़ा हो गया या कुछ कषायम रहते हैं या कुछ सिरप होते हैं, क्योंकि उसमें हर्ब्स यूज होते हैं। और ये कुछ हर्ब्स जो है उन वो कटु, इनका रस जो होता है, इनका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। तो कुछ रोगियों को कड़वी दवाइयां लेने में वो थोड़ा सा असहज होते हैं, लेकिन कुछ धीरे धीरे वो यूज टू हो जाते हैं, लेने लग जाते हैं। तो इनके साथ भी यही हुआ कि वो जो यकृदा पाउडर था, जो जिसको कि काढ़े के रूप में लेना था, उसको लेने में उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। उसका डोज 1 कप के आसपास होता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो हमने उनको ये कहा कि 1 कप आप एक बार में नहीं ले रहे हैं, तो आप उसको बना के रख लीजिए 1 कप, और उसको थोड़ी थोड़ी देर में एक एक चम्मच आप लेते रहें। और अगर 1 चम्मच लेने पर भी एकदम मुंह आपका अजीब सा हो रहा है, कड़वापन की वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए, वो खा के थोड़ा आप गुड़ चख लीजिए। तो ऐसा उन्होंने स्टार्ट किया। और अच्छी बात यह है कि 3 दिन के बाद उनको वो जो स्वाद है उनकी जीहवा उसको एक्सेप्ट कर ली, और फिर वो प्रॉपर वे में 1 1 कप वो मेडिसिन उन्होंने लेना स्टार्ट किया। 1 हफ्ते के बाद हमने उनसे जब फॉलो अप किया, तो उन्होंने बताया कि वॉमिटिंग जो है वो तो उनकी 3 या 4 डोज में ही बंद हो गई थी, और 3 दिन के अंदर में तो वॉमिटिंग फिर पूरी तरह से ही बंद हो गया। वो थोड़ा थोड़ा अपने पसंद का भोजन हल्का, वो फ्रूट्स तक भी नहीं ले पा रहे थे। तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसा स्टार्ट किया, खिचड़ी दलिया उन्होंने स्टार्ट की, जूस लेना उन्होंने स्टार्ट किया, फ्रूट्स वो लेने लग गए। इस प्रकार से फिर उन्होंने अपना पूरा वह जो महीना है उनका, वह बहुत अच्छे से बिताया। और तीन तीन दिन में तो वोमिटिंग नौसिया वो बंद हो गया था। चेस्ट में जो उनको स्टिफनेस था वो कम हो गया था, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, कम हो गया था। आफ्टर ए वीक उसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ, और उसमें भी उनको और अधिक आराम मिला। उसके बाद फिर जब हमने नेक्स्ट कंसल्टेशन उनसे आफ्टर 25 days हमने किया, तो उन्होंने बताया कि मेडिसिन लेने के 15 दिन के बाद पेन जो है वो लगभग कम, पूरी तरह से रिलीफ उनको मिल चुका था। स्टिफनेस में पूरी तरह से लगभग उनको रिलीफ मिल चुका था, 5% के आसपास बस बचा हुआ था। और 25 days तक आते आते वो भी नहीं था, मीन्स बॉडी में उनको कहीं पेन नहीं था। और वो पेन किलर लेते थे पहले, लेकिन उससे भी उनको आराम नहीं मिलता था। तो जब वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, उन्होंने इतने 20-25 दिन उन्होंने ले लिया, तो ये उनकी बॉडी में पॉजिटिव चेंज उनको दिखाई दिया, उनका हौसला बढ़ा। और फिर हमने अगले महीने की मेडिसिन फिर उनके पास भेजी। अगले महीने में हमने थोड़ा ट्रीटमेंट प्लान चेंज किया। हमने, जो कि मेटास्टेसिस है, और मेटास्टेसिस जो है वो बोन में हुआ है, तो बोन यानी कि अस्थि धातु का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हमने फिर नेक्स्ट, चूंकि उनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो भी कम आ रहा था, डॉक्टर ने
क्योंकि उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, तो वो रेगुलर एलोपैथिक डॉक्टर से भी फॉलोअप में थे। वो हमने उनको स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया था कि आपकी जो भी मेडिसिन चल रही है, क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर किसी प्रकार से हम रिस्क नहीं लेना चाहते। वो ऑलरेडी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी अपना चला ही रहे थे। उन्होंने रेडियो की तो पूरी साइकिल ही उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, अब वो कीमोथेरेपी पर थे। तो उसको हमने कंटिन्यू करने बोला। हमने कहा कि हम साथ में चलाते हैं, तो आपका जो रेगुलर फॉलोअप आप वहां जैसा कर रहे हैं वो आप करते रहिए। डॉक्टर ने फिर उन्हें सजेस्ट किया कि कुछ हम आपके आयरन सप्लीमेंट्स भी चलाते हैं, और हमारा भी ट्रीटमेंट लगभग उनसे मिलता जुलता ही रहा। हमने भी यहाँ से उनको कुछ सप्लीमेंट्स, अब चूंकि रक्त अग्नि जो दवाई होती है वो रक्त धातु के लिए है, तो रक्त धातु की कंप्लीट हेल्थ के लिए होती है। तो वहां पर जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो रहे हैं उसको तो वो एलिमिनेट करेगा ही, उसको डाइजेस्ट करके फिर एक्सक्रीट करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ में रक्त धातु का पोषण भी करवाता है। क्योंकि जब रक्त की अग्नि स्वस्थ होती है तो उस अग्नि के जितने भी कार्य होते हैं वो सारा होगा। अग्नि के कार्य में क्या होगा, वो उस धातु का पोषण भी करेगा, और साथ में जब वहां पर नई कोशिकाएं रक्त की बनती हैं, बाई प्रोडक्ट में जो भी एक्सक्रीटिव बाई प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, जो आम बनता है, उसका पाचन करके उसको फिर शरीर से बाहर भी निकलने में वो सपोर्ट करती है। तो रक्ताग्नि का जो हमने स्टार्ट किया था, वो क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से भी लंग्स जो हैं वो रक्त के फेन से जब उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उस कॉन्सेप्ट से भी हमारी ये मेडिसिन उसमें सटीक बैठती है। और दूसरी जो है, क्योंकि हिमोग्लोबिन लेवल उनका जो ब्लड है वो भी कम है, तो भी हमको रक्त धातु के वर्धन के लिए हमको ये मेडिसिन तो हमको चलानी ही थी। तो हमने ये मेडिसिन उनकी स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट फॉलोअप में फिर हमने उनका जो है वो अस्थि धातु को ध्यान में रखते हुए उसकी भी मेडिसिन हमने फिर स्टार्ट की। और जो उनकी कीमोथेरेपी है वो उनकी कंटिन्यू चलती रही। उसके बाद फिर बीच में चूंकि वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वाटर सप्लाई बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। पानी वहाँ पर कुछ दिनों के लिए दूषित पानी आया, और उससे उनको थोड़ा सा डायरिया डिसेंट्री की भी समस्या बीच में कुछ दिनों के लिए हुई। एलएफटी उन्होंने करवाया, तो एलएफटी भी जो है वो डिस्टर्ब उनका आया, और बिलिरुबिन उनका उस समय बढ़ गया था बीच में। उन्होंने कंसल्ट किया, हमने फिर उसको भी ध्यान में रखते हुए लीवर लीवर से रिलेटेड हमने उनको कुछ मेडिसिन भेजी। और आफ्टर 15 डेज उन्होंने जब एलएफटी करवाया, तो वो एलएफटी रिपोर्ट भी उनकी पूरी तरह से नॉर्मल आ गई। एसजीओटी एसजीपीटी जो बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल आ गया। बिलिरुबिन लेवल जो उनका बढ़ा हुआ आया था वो नॉर्मल आ गया। और उसके बाद फिर चूंकि उनका पेट स्कैन पहले जो हुआ था मार्च के महीने में, उसको फिर से करवाने का समय आ चुका था, और तब तक उन्होंने हमारी 2 महीने की मेडिसिन लगभग कंप्लीट कर ली। 2 महीने की मेडिसिन उनकी लगभग हो गई। अब चूंकि 2 महीने आयुर्वेदिक मेडिसिन और उसके साथ में इतने महीने से जो वो अपना एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा रहे थे वो, अब बारी थी पेट स्कैन में क्या आता है। पेट स्कैन उनका हुआ। फॉलोअप जो पेट स्कैन वो हुआ, डॉक्टर्स भी बिलीव नहीं कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। उनके जो लीजन, जो लंग्स के जो लीजन थे, जो ट्यूमर था, उसका साइज लगभग 1 सेंटीमीटर कम आया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कैंसर के केस में, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड तरीके से ट्रीटमेंट किया। एलोपैथिक मेडिसिन कीमोथेरेपी के साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन उन्होंने ली, और यह सफलता उन्हें प्राप्त हुई। तो कैंसर में अभी भी होप है। कैंसर के अर्ली स्टेज में तो वैसे भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर वो स्प्रेड नहीं हुआ है तो जिस ऑर्गन में है सर्जरी करवा के उसको रिमूव कर दिया जाता है, और पेशेंट पूरी तरह से सेफ हो जाता है। और अगर कहीं पर थोड़ा बहुत अंश रहता भी है तो रेडियोथेरेपी के द्वारा वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ टाइप के थायराइड कैंसर तो वैसे भी 99% उनका क्योर है अगर वो स्प्रेड नहीं हुए हैं। अर्ली डिटेक्शन यदि कैंसर का हो जाता है तो वो पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह से क्यूरेबल है। तो अगर हम इसके प्रति अवेयर हैं
तो हमें उतनी परेशानी होगी नहीं और हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे पूरी तरह से। जब भी हमें किसी प्रकार की समस्या लगती है, हमें लगता है कि ये अनयूजुअल है, कहीं पर भी आपको सिस्ट लगता है, कहीं पर भी आपको लंप जैसा कहीं पर भी स्वेलिंग से दिखाई दे, या और भी किसी प्रकार के की तकलीफ आपको अगर समझ में आती है, तो आप डॉक्टर से जरूर मिले। और यदि उसमें आराम नहीं मिलता है एक निर्धारित समय में, तो आप हायर सेंटर में जाएं और प्रॉपर डायग्नोस करवाएं, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है कोई भी रोग को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। और आयुर्वेद को आप लोग जरूर अपनाएं, क्योंकि बहुत सारी क्रोनिक प्रॉब्लम्स में आयुर्वेद बहुत ही अच्छा समाधान साबित हुआ है। हम यहाँ अपने रोगियों को आयुर्वेद से ठीक कर रहे हैं, और हमारे अलावा भी पूरे भारतवर्ष में बहुत से आयुर्वेद के अच्छे चिकित्सक हैं जो कि नए रोगों को, पुराने रोगों को, जीर्ण और बहुत से असाध्य रोगों को भी आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर रहे हैं। ये एक छोटा सा वीडियो अवेयरनेस के लिए था। किसी प्रकार से यदि आपको आयुर्वेद की चिकित्सा आप यदि हम हमसे लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट के लिंक है। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने पर हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको दवाइयाँ आपके घर तक उपलब्ध करवा दी जाएंगी। सारी दवाइयाँ हम यहाँ पर स्वयं बनाते हैं, और उसका मुख्य कारण यह है कि गुणवत्ता को मेंटेन करना, वो जो क्वालिटी है उससे। क्योंकि देखिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ तभी अच्छे से काम करेगी जब वो अच्छे से बनी हुई है। आजकल अगर हम मास प्रोडक्शन करते हैं ना कहीं हम क्वालिटी कंप्रोमाइज कर देते हैं। तो हम लिमिटेड मेडिसिन बनाते हैं, स्मॉल बैच साइज होता है, जितनी हमारे पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उतनी छोटी बैच हम बनाते हैं, और उत्तम गुणवत्ता युक्त बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन हम अपने पेशेंट्स को उपलब्ध करवाते हैं। जो पेशेंट्स यहाँ हमारे क्लिनिक में आकर मुरैना में मिलना चाहते हैं, वो यहाँ आकर भी मिल सकते हैं। मुरैना के पास एक गांव है कुपथरी नाम का, वहाँ पर हमारा पंचकर्म सेंटर है, एडमिशन की भी सुविधा है। तो आप वहाँ पर भी आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आने से पहले आप लोग अपॉइंटमेंट जरूर बुक करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूँ।